Hello everyone, welcome to EduMask. I hope you all will be doing great. So this is our sixth lecture of management and ethics. In this lecture, we will cover the management topic. In today's lecture, we will discuss the types of business organization. After that, we will discuss the organization culture and environment. And at the last, we will discuss the current trends and issues followed up by the organization and management. Before starting the video, I'll request you all to kindly share and subscribe our channel. For the PDF of the videos, you can join our Telegram channel, that is EduMask1008. Without wasting our time, let's move to the topic. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, कितने टाइप्स की होती हैं और किसको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो कि किसी सिंगल इंडिविजुअल या कोई ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के द्वारा ओन्ड अप होती है, मतलब उसके थ्रू चलाई जाती है, ठीक है, उसे कहते हैं हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किसी भी तरह की हो सकती है कि उसमें पार्टनरशिप हो सकती है या जॉइंट स्टॉक कंपनी हो सकती है। तो जो भी कोई अरेंजमेंट होता है इस तरह का कि पार्टनरशिप है, अकेले कोई बंदा चला रहा है, ग्रुप कोई चला रहा है, तो उस फॉर्म को क्या कहते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म कहते हैं। क्लियर। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है इंडिया में वो ये 4 टाइप की होती है। सबसे पहला आता है हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप, सेकंड इज पार्टनरशिप, थर्ड इज जॉइंट हिंदू फैमिली एंड फोर्थ इज कॉर्पोरेटिव सोसाइटी। ये चारों टाइप्स जो हैं वो इंडिया में पाए जाते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के। अब इन चारों टाइप्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे फॉर्मेशन होता है, इनका क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है। क्लियर। तो अब इनको इन डिटेल हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है हमारा कि एक टाइप का बिजनेस जिसमें कि एक अकेला बंदा ही पूरे बिजनेस को चलाता है, वही कैपिटल इन्वेस्ट करता है, वही सारे रिस्क को बियर करता है, वही पूरा मैनेजमेंट करता है बिजनेस का। क्लियर। तो इसमें हमारा क्या है, ये एक इजी टू सेटअप बिजनेस है क्योंकि इसमें एक ही बंदा है, वही सारी चीज़ों को मैनेज कर रहा है, वही कॉस्ट इन्वेस्टमेंट कर रहा है अपनी। क्लियर। वही सारी लाइबिलिटीज़ को जितनी भी है उनको फेस कर रहा है, और अगर उसको लॉसेस होते हैं तो उसी की जो पर्सनल असेट्स होते हैं, उसकी जो प्रॉपर्टी होती है, वही कहीं ना कहीं उसको पे करनी पड़ती है। क्लियर। तो जो सोल प्रोप्राइटरशिप की जो फॉर्म है वो क्या है, एक स्मॉल बिजनेस एंटिटीज की फॉर्म है। मतलब इसको हम एक स्मॉल बिजनेस पे कंसिडर करते हैं क्योंकि इसको एक अकेला बंदा जो चला रहा है तो वो एक स्मॉल बिजनेस की तरह ही माना जाता है। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। अब सोल प्रोप्राइटरशिप के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है कि वो क्या क्या चीज़ें को मतलब ऑक्यूपाई करता है। सबसे पहले तो होता है हमारा सिंगल ओनरशिप। तो सिंगल ओनरशिप में क्या होएगा कि एक ही भाई सिंगल बंदा है, वो खुद ही सारे बिजनेस को स्टार्ट करके आगे तक लेके जाता है, सारे रिसोर्सेज को खुद ही वो करता है, गेन करता है, खुद ही उनको इम्प्लीमेंट करता है अपने बिजनेस में। उसके बाद सेकंड आता है नो सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट और ओनरशिप में कोई सेपरेशन कैसे होगा, जब कोई मैनेजमेंट के लिए अलग से कोई टीम ही नहीं है या कोई अलग से कोई उसने कमेटी नहीं बना रखी, वो खुद ही सारी चीज़ों को मैनेज कर रहा है, तो ओनरशिप और मैनेजमेंट में कोई भी मतलब सेग्रीगेशन नहीं होता है, दोनों चीज़ों को वो अकेला बंदा ही मैनेज करता है। क्लियर। उसके बाद है लेस लीगल फॉर्मेलिटीज़। जब खुद ही करना है सारी चीज़ों को तो स्टेप बाय स्टेप जाने की ज़रूरत ही नहीं है कि जैसे अगर हम नॉर्मल फॉर्म्स में देखते हैं तो मैनेजर साइन करता है, फिर उससे सुपीरियर साइन करता है, फिर एक अथॉरिटी के पास जाता है। किसी भी प्रॉपर एक प्रोजेक्ट को बनाने के लिए या करने के लिए, फॉलोअप कराने के लिए बहुत सारी जगहों से पास होना पड़ता है। लेकिन क्या होता है सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होगा कि सिंगल बिजनेस वाली चीज़ में क्या होगा हमारा कि वही बंदा सारी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करेगा, सारी फॉर्मेलिटीज़ वही देखेगा, तो इसमें ज़्यादा मतलब ज़्यादा लेवल तक की फॉर्मेलिटीज़ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, बहुत कम फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, और फॉर्मेशन जो होती है किसी भी चीज़ की वो क्वाइट ईजी एंड सिंपल होती है। ओके। उसके बाद आता है नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और लॉस। अब अकेले बंदा मतलब इन्वेस्टमेंट कर रहा है, खुद कैपिटल लगा रहा है, खुद ही सारी मैनेजमेंट कर रहा है, तो उसका प्रॉफिट और लॉस कहीं शेयर ही नहीं होता। अगर प्रॉफिट होगा तो भी वो ही उसको एक्सेप्ट करेगा, गेन करेगा। उसके बाद अगर लॉस होगा तो वो भी उसी को ही एक तरह से एक्वायर करना पड़ेगा, वही उसको फेस करना पड़ेगा। तो कोई और पर्सन उसके लॉसेस को और प्रॉफिट को बियर करने के लिए नहीं होता है, वो अकेला ही सारे रिस्क को या फिर जो प्रॉफिट होता है सबको देखता है। क्लियर। उसके बाद आते हैं हमारे मेरिट्स, मतलब इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं। सबसे पहला तो इजी टू फॉर्म अप एंड वाइंड अप। अकेले ही अगर किसी चीज़ को संभालना है तो अकेले हम उसको फॉर्म करेंगे, वाइंड अप करेंगे, वो हमारी अपने ऊपर हमारी जिम्मेवारी होती है। उसके बाद सेकंड आता है हमारा क्विक डिसीजन एंड प्रॉम्प्ट एक्शन। मतलब क्या होता है कि एकदम जल्दी से डिसीजन ले सकते हैं, और प्रॉम्प्ट एक्शन मतलब तभी के तभी एक्शन लिया जा सकता है, डायरेक्ट मोटिवेशन होता है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन। ऑपरेशन में फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है क्योंकि अगर ज़्यादा मेंबर्स होते हैं तो क्या होता है, रिजिड हो जाता है हमारा, मतलब कोई भी फॉर्म जो है वो रिजिड हो जाती है, क्योंकि क्या पता कि कोई माने उस चीज़ को या ना माने। लेकिन अगर सिंगल बंदा ही है
किसी भी डिसीजन मेकिंग के लिए, तो वो क्या करेगा, अपने ऑपरेशंस में फ्लेक्सिबिलिटी ला सकता है अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद नेक्स्ट आता है मेंटेनेंस ऑफ बिजनेस सीक्रेट्स। जो भी बिजनेस सीक्रेट्स हैं या जो भी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल रखने की होंगी बिजनेस में, वो मेंटेन करना बहुत आसान हो जाता है। क्लियर। उसके बाद होता है पर्सनल टच। भाई उसकी खुद की ही चीज़ें होती है, खुद की बिलोंगिंग्स होती हैं, सारी चीज़ें उससे ही जुड़ी हैं, वो अकेला ही करने वाला है, तो पर्सनल टच होता है। ये इसके एडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट आता है हमारा लिमिटेशंस। लिमिटेशंस क्या होती है सोल प्रोप्राइटरशिप की? सबसे पहली लिमिटेशन होती है लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। अकेला बंदा अगर कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो लिमिटेड रिसोर्सेज ही लगा सकता है। लैक ऑफ कंटिन्यूटी होती है। क्यों? क्योंकि एक बंदा अगर सारी चीज़ों को मैनेज करेगा तो उसमें कंटिन्यूएशन लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए हमें ज़्यादा लोगों को हायर करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर सिंगल पर्सन ही सारी चीज़ों को हैंडल करेगा तो कंटिन्यूटी ब्रेक होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ मतलब क्या होता है कि अगर सिंगल पर्सन ही है किसी भी चीज़ को मतलब चलाने के लिए, तो क्या होगा कि जब वो इन्वेस्टमेंट करेगा उसके बाद अगर उसको उस हिसाब से प्रॉफिट नहीं होते हैं, उसके हिसाब से गेन नहीं हो पा रहा है उसको, तो क्या होगा कि लायबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी। लायबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी तो उसको पे बैक करने के लिए उसको बहुत वो लगेगा, उसके पास कोई भी अदर सोर्स नहीं है, वो अकेला ही करने वाला है सारी चीज़ों को, तो इसलिए लायबिलिटीज़ का बढ़ना एकदम जायज़ है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा नॉट सूटेबल फॉर लार्ज स्केल ऑपरेशंस। लार्ज स्केल ऑपरेशंस कर ही नहीं सकता, एक स्मॉल बिजनेस में आता है, क्योंकि एक बंदा इतने बड़े ऑपरेशंस को नहीं संभाल सकता, लार्ज स्केल ऑपरेशंस को नहीं संभाल सकता। उसके बाद नेक्स्ट आता है लिमिटेड मैनेजेरियल एक्सपर्टाइज। मतलब मैनेजेरियल एक्सपर्टाइज भी लिमिटेड होंगे कि भाई उसको एक्सपर्टीज की जो ज़रूरत होगी, एक्सपर्टीज जो होंगे उसके वो क्या होंगे कि भाई वो लिमिटेड होंगे। वो अब क्योंकि वो सिंगल पर्सन है। अब जब हम एक ग्रुप को देते हैं किसी भी काम को, या एक ग्रुप होता है, वो क्या होता है अलग अलग इनोवेशंस, अलग अलग थॉट्स, अलग अलग अब सबका माइंडसेट, तो उसकी वजह से हमें क्या होता है, हमें सबकी थॉट्स और क्या आउटपुट है, क्या हर किसी की रिप्रेजेंटेशन है, वो सबकी अलग अलग होती है, तो उसमें हमें एक वैरायटी मिल जाती है। लेकिन इसमें क्या होगा, हमें लिमिटेड रहेंगे हमारी। क्लियर हो गया सोल प्रोप्राइटरशिप। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा पार्टनरशिप। पार्टनरशिप जो बिजनेस है वो क्या है, दो या दो से ज़्यादा लोगों के कंट्रीब्यूशन से ही ज्वाइन किया जाता है। इसमें जो पार्टनर्स होते हैं वो प्रॉफिट को या लॉसेस को सबको डिवाइड करते हैं आपस में। एक इन जनरल पार्टनरशिप ऑल पार्टनर्स हैव अनलिमिटेड लायबिलिटीज। हर पार्टनर के पास अपनी अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी। इन लिमिटेड पार्टनरशिप क्रेडिटर्स कैन नॉट गो आफ्टर द पर्सनल एसेट ऑफ द लिमिटेड पार्टनर। जब लिमिटेड पार्टनरशिप्स होती हैं तो क्रेडिटर जो है वो एक पर्सनल एसेट के लिए नहीं जा सकता, कि अगर वो लिमिटेड पार्टनर्स में आता है। क्लियर। मतलब क्रेडिटर्स कैन नॉट गो आफ्टर द पर्सनल एसेट ऑफ द लिमिटेड पार्टनर्स। मतलब उसके पर्सनल एसेट जो है उस पर नहीं जा सकता। अगर कोई लिमिटेड पार्टनरशिप में है तो वो जो क्रेडिटर है वो कैन नॉट गो टू द दैट पर्सनल एसेट ऑफ दैट पार्टनर, तो उसके एसेट को यूज नहीं कर सकता। क्लियर। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है पार्टनरशिप फॉर्म की। सबसे पहला तो दो या दो से ज़्यादा पर्सन होते हैं। दो से जो ज़्यादा पर्सन होंगे तो क्या होगा, हमारा जो मतलब दो भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। पार्टनरशिप का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ दो ही बंदे पार्टनरशिप करें, पार्टनरशिप ज़्यादा लोगों में भी हो सकती है। क्लियर। अगर नंबर एक्सीड होता है तो पार्टनरशिप क्या है, वो इलीगल हो जाती है। द रिलेशनशिप अमंग देम कैन नॉट बी कॉल्ड पार्टनरशिप। अगर मैं कहूँ कि अगर 20 तक, हम ये मान लें 10 से 20 तक के लोग जो हैं वो मतलब पार्टनरशिप में आते हैं, लेकिन अगर उससे ज़्यादा हो जाता है तो इलीगल माना जाता है, और जो रिलेशनशिप है उसको पार्टनरशिप नहीं कहा जा सकता। उसके बाद आता है हमारा कॉन्ट्रेक्चुअल पार्टनरशिप। पार्टनरशिप इज क्रिएटेड बाय एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट होगा ऑब्वियसली, जो जो लोग पार्टनरशिप में होंगे, वो जो लोग हाथ में ला रहे हैं एक साथ एग्रीमेंट को, मतलब एग्रीमेंट कर रहे हैं, वो लोग क्या करेंगे, अपना एक कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, उस कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो करते हैं। क्लियर। तो किसी भी पार्टनरशिप के लिए एक एग्रीमेंट प्रिपेयर किया जाता है कि इन केस अगर कभी कोई बंदा अपनी पार्टनरशिप को विड्रॉ करना चाहे या कुछ करना चाहे तो उसके लिए एग्रीमेंट होता है। उसमें प्रॉपर लॉज वगैरह या प्रॉपर कमिटमेंट्स होती हैं कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट आता है शेयरिंग प्रॉफिट एंड बिजनेस। इसमें प्रॉफिट भी लॉसेस भी सारी चीज़ें शेयर की जाती हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो भी इनकम होगी वो भी दोनों में बटेगी। अगर कोई लॉसेस होता है तो भी दोनों में बटता है। क्लियर। अगर दो या दो से ज़्यादा पर्सन जो हैं वो अपनी इनकम को या अपनी प्रॉपर्टी को एक साथ जॉइंटली मतलब चला रहे हैं तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाती। क्लियर। इफ टू और मोर पर्सन शेयर द इनकम ऑफ जॉइंटली ओन प्रॉपर्टी, मतलब एक प्रॉपर्टी जो कि दोनों की है, उस पे अगर कोई पर्सन इनकम अर्न कर रहा है, इनकम ले रहा है, तो उसको हम पार्टनरशिप की तरह रिगार्ड नहीं करेंगे, पार्टनरशिप नहीं माना जाएगा वो। क्लियर।
जो पार्टनरशिप होती है वो एक लॉफुल बिजनेस होता है। ऐसा नहीं कि कोई बंदा गलत काम में है, स्मगलिंग, ब्लैक मार्केटिंग वगैरह कर रहा है तो उसको हम पार्टनरशिप नहीं कह सकते, ठीक है। ये एक लॉफुल बिजनेस होता है। इसमें जो पार्टनरशिप होती है वो लॉ के अंडर आती है, वो बिजनेसेस लॉ के अंडर आएंगे। कोई भी रॉन्ग डूइंग जो है वो पार्टनरशिप के लिए कंसिडर नहीं की जा सकती। उसके बाद आता है एडवांटेजेस क्या है पार्टनरशिप फॉर्म की। सबसे पहले इजी टू फॉर्म होता है। उसके बाद दूसरा है अवेलेबिलिटी ऑफ लार्जर रिसोर्सेज, मतलब लार्जर रिसोर्सेज को भी अवेलेबल करा सकते हैं पार्टनरशिप में। बेटर डिसीजंस लिए जा सकते हैं क्योंकि इनोवेशन आइडियाज ज़्यादा होंगे तो बेटर डिसीजन फॉर्म होने के चांसेस होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी क्योंकि इतनी बड़ी फॉर्म नहीं है कि हम फ्लेक्सिबिलिटी ना कर पाएँ। शेयरिंग ऑफ रिस्क, रिस्क को भी शेयर किया जा सकता है कि अगर लॉसेस होंगे तो अगर पार्टनरशिप में है तो लॉसेस को बियर करना आसान हो जाता है। बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, मतलब क्या होता है कि अगर कोई पार्टनरशिप में बंदा काम कर रहा है या पार्टनरशिप में लोग हैं तो क्या होता है कि हमें ये हो सकता है कि कोई बंदा किसी चीज़ में स्पेशलाइज्ड हो और उसका हमें बेनिफिट मिल सके किसी भी चीज़ को, मतलब किसी प्रॉब्लम को टैकल करने में या कोई नई चीज़ गेन करने में। तो बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन भी हो सकते हैं पार्टनरशिप में। क्लियर। उसके बाद आता है लिमिटेशंस। लिमिटेशंस क्या क्या होती हैं कि अनलिमिटेड लायबिलिटीज़, ये तो उसमें भी था हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप में। उसके बाद है लिमिटेड कैपिटल। कैपिटल लिमिटेड होगी क्योंकि अब ज़्यादा लोग तो पार्टनरशिप में नहीं है, कम ही लोग पार्टनरशिप कर रहे हैं तो कैपिटल उतना लार्ज अमाउंट में नहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, मतलब शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। मतलब अगर किसी के एग्रीमेंट बना है कि ये शेयर्स उसके हिस्से में है, वो शेयर्स इसके हिस्से में है तो वो उन्हीं लोगों के रहेंगे। एग्रीमेंट बेसिस मतलब पार्टनरशिप होती है। उसके बाद आता है पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट्स होने की पॉसिबिलिटी होगी क्योंकि सिंगल जो एक फर्म चला रहा था बंदा, उसको किसी से कोई वही नहीं था, लेकिन इसमें कॉन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस होते हैं पार्टनरशिप में। क्लियर। अब जो है हम डिस्कस करेंगे आगे की टाइप्स ऑफ पार्टनर्स की। पार्टनरशिप जो है वो कितने टाइप्स की फॉर्म होते हैं, उसमें कितने टाइप्स के पार्टनर्स होते हैं हमारे, ठीक है। तो एक वन बाय वन हम इनको डिस्कस कर लेंगे। इस पिक्चर में दिखा भी रखा है बेस्ड ऑन एक्सटेंट ऑफ पार्टिसिपेशन की, पार्टिसिपेशन के बेसिस पे कि एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर। बेस्ड ऑन शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट की प्रॉफिट को शेयर करने के लिए नॉमिनल पार्टनर, पार्टनर्स इन प्रॉफिट। उसके बाद आता है नेक्स्ट आता है बेस्ड ऑन लायबिलिटी की लिमिटेड पार्टनर्स और जनरल पार्टनर्स। उसके बाद बेस्ड ऑन नेचर ऑफ बिहेवियर, बिहेवियर के ऊपर कैसे पार्टनर्स बाय स्टॉपल और पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। क्लियर। तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे इनके बेसिस पे जो पार्टनरशिप होती है, इसमें जो पार्टनर्स हैं वो कैसे कैसे मतलब एक्टिवली कैसे काम करते हैं, कैसे कैसे उनके रोल हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले आता है हमारा बेस्ड ऑन द एक्सटेंट ऑफ पार्टिसिपेशन की। पार्टिसिपेशन के बेसिस पे हम देखते हैं कि पार्टनर्स कितने टाइप के होते हैं। तो दो टाइप के होते हैं, एक्टिव पार्टनर या वर्किंग पार्टनर कह दो उसको, और दूसरा होता है स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर। तो पार्टनर हु एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस, जो डे टू डे ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट करेगा बंदा उसको कहेंगे एक्टिव पार्टनर। उसके मतलब उसके ऑपोजिट स्लीपिंग पार्टनर क्या हो जाएगा हमारा कि जो डे टू डे एक्टिविटीज में पार्ट ना करके बस वो एक तरीके से पार्टनर तो है लेकिन वो जो डेली एक्टिविटीज हो रही हैं, डेली जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनमें कोई भी काम नहीं करता, कोई भी एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं करता, वो होता है स्लीपिंग पार्टनर। कि उसने इन्वेस्टमेंट कर दिया, उसके बाद उसका रोल जो है वो बस ये है कि वो ठीक है इनकम जो प्रॉफिट है या जो भी चीज़ है उसका वो शेयर लेगा, लेकिन वो डे टू डे एक्टिविटीज में पार्ट नहीं कर रहा है। क्लियर। उसके बाद आता है नेक्स्ट बेस्ड ऑन शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। तो पार्टनर दो फॉर्म्स में क्लासिफाई किए जाते हैं प्रॉफिट शेयर करने के उसमें। सबसे पहला आता है नॉमिनल, दूसरा आता है पार्टनर्स इन प्रॉफिट। नॉमिनल पार्टनर क्या होता है, अलाउ द फर्म टू यूज देयर नेम एज पार्टनर। बस वो क्या करता है, उसको प्रॉफिट लॉसेस से मतलब नहीं होता, ये थर्ड पार्टी होती है एक तरह से, इसका बस एक नाम होता है कि भाई उसने नाम दे रखा है अपना उसमें पार्टनरशिप में, लेकिन वो क्या है वो प्रॉफिट के लिए शेयरिंग नहीं है उसकी। लेकिन दूसरा क्या होता है पार्टनर्स इन प्रॉफिट, वो प्रॉफिट में भी पार्टनरशिप रखता है। क्लियर। एक तो नाम का पार्टनर है और एक का एक प्रॉपर पार्टनर है और वो प्रॉफिट्स भी शेयर कर रहा है। क्लियर। ये होते हैं शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट के बेसिस पे। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो आता है बेस्ड ऑन लायबिलिटी। तो दो टाइप की होते हैं लायबिलिटी के बेसिस पे भी, लिमिटेड पार्टनर्स और जनरल पार्टनर। लायबिलिटी ऑफ लिमिटेड पार्टनर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। जो लायबिलिटी होगी उस पार्टनर की वो भी लिमिटेड होगी, किस एक्सटेंट तक, जिस एक्सटेंट तक उसने कैपिटल का कंट्रीब्यूशन दिया है, कितना उसने कैपिटल अपना इन्वेस्ट किया है, उस बेसिस पे ही उसकी लायबिलिटी फॉर्म की जाएगी कि भाई इसकी लायबिलिटी कितनी होगी। पार्टनर्स हैविंग अनलिमिटेड लायबिलिटीज आर कॉल्ड जनरल पार्टनर। जिसको अनलिमिटेड लायबिलिटीज होंगी, इसके ऊपर ये नहीं है कि उसका कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना है, उस बेसिस पे उसको जज किया जाए, उसको कहते हैं जनरल पार्टनर्स। क्लियर। तो लायबिलिटीज के बेसिस पे लिमिटेड और जनरल पार्टनर्स आते हैं। उसके बाद आता है बिहेवियर एंड कंडक्ट एग्जिबिटेड। तो ठीक है, बिहेवियर के बेसिस पे हमारे जो पार्टनर्स है वो दो पार्ट से डिवाइडेड है, पार्टनर्स बाय एस्टोपल
और पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। तो पर्सन हु बिहेव्स इन द पब्लिक इन सच ए वे एज टू गिव एन इम्प्रेशन दैट ही और शी इज अ पार्टनर ऑफ द फर्म। मतलब कि जो पब्लिकली ये दिखाता रहे या इम्प्रेशन झाड़ता रहे, ये बताता रहे कि वो पार्टनर है उस फर्म में, तो वो होता है पार्टनर बाय एस्टोपल। लेकिन पार्टनर बाय होल्डिंग आउट कौन सा होता है? जो पार्टनर या फिर जो पार्टनरशिप एक फर्म डिक्लेयर करे कि पर्टिकुलर जो पर्सन है वो एक पार्टनर है इस फर्म में, वो पर्सन क्या कहलाता है? वो कहलाता है पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। मतलब वो खुद इस चीज़ को डिस्क्लेम नहीं कर रहा, वो खुद इस चीज़ को नहीं जता रहा, लेकिन उसकी जो फर्म है, जो जिसके अंदर उसने पार्टनरशिप करी है, वो बताए कि ये पर्टिकुलर पर्सन जो है वो पार्टनर है इस फर्म में, तो वो आता है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। तो क्लियर हो गया कि इन टाइप के पार्टनर्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट थिंग्स, जैसे लायबिलिटी, बिहेवियर। क्लियर? इन बेसिस पे हम जो पार्टनर्स को डिवाइड करते हैं वो आते हैं हमारे पार्टनर्स इन पार्टनरशिप। नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड, जॉइंट हिंदू फैमिली फॉर्म। ये एक टाइप का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हिंदू अनडिवाइडेड जो फैमिलीज होती हैं वो चलाती हैं। मतलब जो जॉइंट फैमिलीज होती हैं इंडिया में, जो जनरली जॉइंट फैमिलीज होती हैं जो अपना खुद का बिजनेस चलाती हैं, जो कि इकट्ठे रहते हैं, वो उसको क्या कहते हैं? हम जॉइंट हिंदू फैमिली फॉर्म कहते हैं, जहाँ पे जो फैमिली मेंबर जो होता है वही आगे उस बिजनेस को बढ़ा के लेके जाता है। क्लियर? तो इसमें क्या है, हमारे 3 सक्सेसिव जनरेशन जो हैं वो मिलके काम करती हैं इस बिजनेस के लिए। सबसे पहले तो हेड ऑफ द फैमिली नोन एज कर्ता मैनेजेस द बिजनेस। जो हेड होता है फैमिली का उसको कर्ता कहा जाता है, जो कि बिजनेस को मैनेज करता है। और जो बाकी के जो मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? को पार्टनर्स होते हैं। सारे के सारे जो मेंबर्स होते हैं जो भी उस बिजनेस का पार्ट होते हैं, उनके पास इक्वल राइट्स होते हैं, इक्वल ओनरशिप राइट होता है उनके पास। उसका जो मेंबरशिप जो होती है जॉइंट हिंदू फैमिली की, वो ऐसे ही एक्वायर नहीं होती, वो बाय बर्थ ही उन्हें मिलती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी बंदा आके ये कह दे कि मैं इस बिजनेस में पार्टनरशिप है मेरी। तो ये जो चीज़ है ये एक्वायर होती है बाय बर्थ, कि उसका उसी फैमिली में बर्थ हुआ है तो इसलिए ये इसका मेंबर है। क्लियर? उसके बाद आता है हमारा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली फॉर्म। सबसे पहला तो होता है फॉर्मेशन। जो फॉर्मेशन है इसमें देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 मेंबर्स इन द फैमिली, 2 मेंबर्स होने ही चाहिए। फैमिली शुड हैव सम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। इट इज नॉट क्रिएटेड बाय एन एग्रीमेंट बट बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ये किसी एग्रीमेंट के थ्रू नहीं होता, बट जबकि ये लॉ के अकॉर्डिंग होती है। ये वाला जो हमारी जॉइंट हिंदू जो फैमिली फॉर्म होता है बिजनेस का, ये अंडर द लॉ आता है। उसके बाद लीगल स्टेटस, HF बिजनेस जो होता है हमारा, वो क्या होता है? हमारा जॉइंटली ओन्ड बिजनेस होता है। इट इज गवर्न बाय हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। मतलब एक एक्ट है 1956 में बनाया गया था, हिंदू सक्सेशन एक्ट। इसके अंडर हमारा जो जॉइंट हिंदू फैमिली फॉर्म जो बिजनेस है वो आता है हमारा। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा मेंबरशिप जो है उसमें मतलब हमें ये बाहर से हम किसी भी पार्टनर को नहीं ला सकते। अब बाहर से हमारे जो पार्टनरशिप है वो अलाउड नहीं है। अब मतलब ये जो मेंबरशिप है ये एक अनडिवाइडेड जो फैमिली है उसका मेंबर ही एक्वायर कर सकता है, और इट इज़ गिवन राइट फ्रॉम द बर्थ। मतलब ये जन्म के बाद ही ये राइट्स मिल जाते हैं उसको कि ये इस बिजनेस का पार्टनर है या इस बिजनेस का मेंबर है। उसके बाद आता है प्रॉफिट शेयरिंग। जो प्रॉफिट शेयरिंग होती है वो सब में शेयर होती है, इक्वल शेयर होता है सबका। मैनेजमेंट जो होता है वो सीनियर मोस्ट जो पर्सन होता है फैमिली का, जो कि कर्ता कहा जाता है, वही सारे बिजनेस को मैनेज करता है, वही सारी चीज़ों को देखता है। उसके बाद आता है लायबिलिटी। लायबिलिटी जो होती है पार्टनर्स की इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर इन द बिजनेस। जिस हिसाब से उनका शेयर होगा बिजनेस में उस हिसाब से उनकी लायबिलिटी होगी। बट द कर्ता हैज द अनलिमिटेड लायबिलिटी। जो कर्ता होता है, जो एक तरह से जो सबसे हायर पोस्ट पे है, जो एक तरह से हेड ऑफ द फैमिली है, उसके ऊपर अनलिमिटेड लायबिलिटीज होती हैं। उसका कोई शेयर का रोल नहीं होता। His personal property can also be utilized to meet the business liabilities। उसकी खुद की पर्सनल प्रॉपर्टी जो होगी, उसकी खुद का जो भी कुछ उसने एक्वायर कर रखा होगा, वो भी बिजनेस लाइबिलिटीज में काउंट होता है। उसके बाद आता है कंटिन्यूटी। इसमें ऐसा नहीं है कि बिजनेस की जो कंटिन्यूटी है वो ब्रेक हो जाएगी, कि अगर कोई नहीं है हायर रैंक के लिए, अथॉरिटी के लिए, तो भाई वो खाली पड़ी रहेगी, ऐसा नहीं है। इसमें कंटिन्यूटी बनी रहती है। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो वो कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस को अफेक्ट नहीं करते। क्लियर है? ये था हिंदू जॉइंट फॉर्म ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेशन का मतलब होता है एक साथ काम करना। तो जब लोग एक
कॉमन जो उनका ऑब्जेक्टिव होता है उसको फुलफिल करने के लिए इकट्ठे आते हैं, इकट्ठा काम करना शुरू करते हैं, एक सोसाइटी फॉर्म करते हैं, उसको कहते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसमें जो एसोसिएशन होता है वो अपनी मर्जी से होता है, क्योंकि वो एक कॉमन इंटरेस्ट को, एक इकोनॉमिक इंटरेस्ट को शेयर कर रहे हैं इकट्ठा काम करने के लिए, इसलिए वो एक साथ काम करते हैं। उनका जो मेन प्रिंसिपल होता है, जो मोटो होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, वो बस क्या होता है, खुद की हेल्प करना और साथ वाले की हेल्प करना। और वो बस उस जो सोसाइटी है, कोऑपरेटिव जो सोसाइटी है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव है जस्ट टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, मतलब जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं उनको ही हेल्प प्रोवाइड करना होता है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, सबसे पहला वॉलंटरी एसोसिएशन होता है। इसमें मतलब कोई भी कॉमन इंटरेस्ट वाला बंदा जो है वो इसको ज्वाइन कर सकता है, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता ऑन द बेस्ड ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन और कलर, मतलब किसी भी बेसिस पे हम इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता। अगर कोई कॉमन इंटरेस्ट शेयर कर रहा है तो वो इसको ज्वाइन करने के लिए फ्री है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा सेपरेट लीगल एंटिटीज। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है रजिस्टर होने के बाद, मतलब अगर रजिस्टर हो जाता है उसके बाद क्या होता है, उसका सेपरेट लीगल एंटिटी होती है बाय लॉ। लॉ के अंडर आता है ये कि ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। ये सोसाइटी जो बनी है वो उसका अपना एक अस्तित्व, अपना एक वजूद है। उसके बाद आता है डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट में क्या आएगा, इक्वालिटीज आर द एसेंस ऑफ कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेज गवर्न्ड बाय द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। एवरी मेंबर इज इक्वल, उसके इक्वल राइट्स हैं, उसके जो वो फंक्शनिंग कर रहा है उस सोसाइटी को मैनेज करने में वो उसको इक्वल ही ट्रीट किया जाता है। तो मतलब एक तरह से डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट है कि सबको इक्वल राइट्स हैं, कोई भी कुछ भी कह सकता है, कुछ भी बता सकता है, कोई अपने आइडिया शेयर कर सकता है, इसमें कोई हायर लोअर रैंक की बात नहीं होती। क्लियर। उसके बाद आता है सर्विस मोटिव। तो जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाने का, वो बस यही है उनका कि वो अपनी हेल्प कर पाए या म्यूचुअल जो उस सोसाइटी का जो पार्ट है उनकी हेल्प कर पाए, कलेक्टिवली एफर्ट्स ले पाए किसी भी चीज़ को, किसी पर्सनल इंटरेस्ट जो है उनका, कॉमन इंटरेस्ट जो है उसको फुलफिल करने में। प्रॉफिट इनका कोई, मतलब प्रॉफिट लेना देना इनका कोई एजेंडा नहीं होता, मतलब प्रॉफिट देने कोई मतलब नहीं है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का एजेंडा जो है वो प्रॉफिट कमाना नहीं होता, इनका सिर्फ सर्विस देने का मोटिव होता है कि ये बेनिफिट दे पाएँ उस चीज़ को जो उनका मतलब एक तरह से मोटो है, ऑब्जेक्टिव है कि भाई हमें इस चीज़ को फुलफिल करना है। कोई इंटरेस्ट, कॉमन इंटरेस्ट होता है उनका, तो वो आता है हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी में। कि मान लो आप ये लगा लो कि कोई डोनेशन वाली चीज़ चलाना चाहते हैं या किसी की हेल्प करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक सोसाइटी बना दी जाती है, फॉर्मेशन की जाती है। तो उससे क्या होता है, उसमें लोग वही जुड़ते हैं जो उस चीज़ के लिए काम करना चाहते हैं। वो उनका वॉलंटरी एक्ट होता है, वो अपनी मर्जी से वो काम कर रहे होते हैं। उनका कोई मोटो नहीं होता कि हमें प्रॉफिट कमाना है, हमें पैसा चाहिए, नहीं। वो सिर्फ एक मोटो, एक ऑब्जेक्टिव के पीछे है कि हमें हेल्प करनी है। या तो वो अपनी हेल्प के लिए होते हैं या फिर वो साथ वाले की या सामने वाले को देख रहे होते हैं, अगर वो प्रॉब्लम में है तो उनकी हेल्प के लिए होते हैं। ठीक है, तो ये सर्विस प्रोवाइड करना ही इनका मोटो होता है। Utilization of surplus. The surplus arising from the operation of a business is partially kept in a separate reserve and partially distributed as dividend among the members. मतलब अगर कोई चीज़ एक्स्ट्रा उनको अराइज होती है, या मतलब मान लो कि उन्हें किसी बिजनेस से या किसी ऑपरेशन से उन्हें बेनिफिट हो रहा है कि भाई किसी ने कुछ डोनेशन कर दिया, कोई भी चीज़ होगी मान लो किसी फॉर्म में, तो उनको अगर एक्वायर हुआ है प्रॉफिट, तो उसका जो मतलब उसका जो शेयर होता है वो कैसे होता है कि वो रिजर्व के लिए रखा जाता है कुछ, तो और कुछ जो है वो इक्वली डिवाइड कर दिया जाता है जो भी उसके मेंबर्स होते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं होता कि हायर अथॉरिटी के पास ज़्यादा होगा, लोअर अथॉरिटी के पास कुछ भी नहीं है, तो ये इक्वली डिवाइड किया जाता है। क्लियर। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये आते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के। तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो होती हैं हमारी, वो किसी प्रॉफिट एजेंडा के पीछे नहीं होती हैं, ये सिर्फ अपने कॉमन इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए होती हैं, लोगों की हेल्प करने के लिए सोसाइटीज जो बनाई जाती हैं, वही ये इनका काम होता है। अब आता है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। तो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्या होगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कैसा कल्चर फॉलो हो रहा है, कैसी वैल्यूज, एक्सपेक्टेशंस, प्रैक्टिसेस की जा रही हैं, और वो सारी चीज़ें हम कहाँ से देखते हैं कि जो टीम मेंबर्स होते हैं, जो एक ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स होते हैं, जो काम कर रहे होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनके ही वैल्यूज़ को देखना, उनकी प्रैक्टिसेस को एनालाइज करना, उनकी एक्सपेक्टेशंस को देखना, जानना, ये सारा क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर होता है। कि भाई हम ये देखें कि हमारी जो फर्म है उसमें कैसा कल्चर फॉलो अप हो रहा है। तो वो हम किसका देखेंगे, एम्प्लॉयज़ का देखेंगे, जो टीम मेंबर्स हैं उनका देखेंगे। क्लियर। तो उसी चीज़ को हमें डिटरमाइन करना, उन्हीं चीज़ों को हमें एक तरह से एनालाइज करना कि भाई वो कैसे एक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, कैसे उनकी एक्सपेक्टेशन है, कैसे वो काम को फॉलो अप कराते हैं। तो वो सारी चीज़ों को देखना ही ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के अंदर आता है। क्लियर। अब देखते हैं हमारे डायमेंशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। तो डायमेंशंस हैं हमारे इनोवेशन एंड रिस्क टेकिंग,
उसके बाद अटेंशन टू डिटेल, आउटकम ओरिएंटेशन, पीपल ओरिएंटेशन, टीम ओरिएंटेशन, एग्रेसिवनेस और स्टेबिलिटी। ये सारे डायमेंशंस आते हैं ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में कि भाई जब ऑर्गेनाइजेशन कल्चर जो फॉलो हो रहा है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो मतलब हमारी आती हैं कि भाई कल्चर के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है। तो इनोवेशन और रिस्क टेकिंग भी आएगा, अटेंशन किसी डिटेल को लेके, किसी का आउटकम, किसी भी ओरिएंटेशन को लेके, कोई भी चीज़ हो रही है उसको लेकर आउटकम जो है, जो रिजल्ट निकल रहा है। पीपल ओरिएंटेशन, लोगों का ओरिएंटेशन कैसा है, लोगों को किस तरह से वहाँ पे रखा जा रहा है, कैसे हायर किया जा रहा है। टीम ओरिएंटेशन, टीम कैसी है। एग्रेसिवनेस मतलब जो बिहेवियर है उसको लगा लो। स्टेबिलिटी मतलब कैसे स्टेबिलिटी है ऑर्गेनाइजेशन में। तो वो सारा जो है ये डायमेंशंस के अंदर आता है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के। तो इनको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इनोवेशन एंड रिस्क टेकिंग। तो किस एक्सटेंट तक हमारे जो एम्प्लॉयज हैं उनको मोटिवेट किया जाता है इनोवेशन के लिए, इनोवेटिव बनने के लिए, एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए और रिस्क लेने के लिए। क्लियर। तो ये मतलब ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बता रहा है कि कैसे लोगों को या कैसे अपने एम्प्लॉयज को वो मोटिवेट कर रहे हैं कि वो इनोवेटिव बने, एक्सपेरिमेंट्स करके देखें, रिस्क लेना सीखें। तो वो सारी चीज़ें भी ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का ही पार्ट है। उसके बाद आता है अटेंशन टू डिटेल कि माइनर मेजर जो डिटेल्स हैं उस पर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्कर है वो किस तरह से ध्यान दे रहा है, क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। तो ये भी आता है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के अंदर कि हर डिटेल को एक अटेंटिव वे से देखा जाए, माइनर और मेजर वे में। क्लियर। उसके बाद है आउटकम ओरिएंटेशन। उस ये देखा जाए कि भाई कोई भी कंपनी या उसके जो मैनेजमेंट है वो कितनी हद तक आउटकम के ऊपर वर्क करती है इंस्टेड ऑफ स्ट्रेटजीज और प्रोसेसेस। मतलब क्या है कि वो ये ना देख के कि भाई क्या क्या स्ट्रेटजी फॉलो हो रही है, क्या प्रोसेस फॉलो हो रही है, इसी चीज़ को देखे कि भाई आउटकम क्या आ रहा है। तो ये भी क्या होता है, एक आउटकम ओरिएंटेशन होता है। वो कल्चर बताता है एक ऑर्गेनाइजेशन का कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्ट्रेटजीज और प्रोसेसेस पे ध्यान नहीं दे रही है, जबकि सिर्फ आउटकम पे ध्यान दे रही है। वो एथिकली ठीक हो रहे हैं, अनएथिकल बिहेवियर से आ रहे हैं वो आउटकम्स, वो चीज़ उनके लिए मैटर नहीं कर रही या मैटर कर रही है। वो सारा क्या बताता है, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को बताता है। क्लियर। तो आउटकम ओरिएंटेशन भी यही है कि कितनी डिग्री तक या कितने एक्सटेंट तक जो कंपनी है वो आउटकम पे ज़्यादा ध्यान दे रही है देन दैट ऑफ द स्ट्रेटजीज एंड प्रोसेसेस। पीपल ओरिएंटेशन क्या होता है कि जो भी लोग फर्म में काम कर रहे हैं उनके काम को कितना, मतलब उनके डिसीजन मेकिंग को, उनके रिजल्ट्स को, उन्होंने जो जो कॉन्सिक्वेंसेस दिए हैं, कोई जो भी प्रोजेक्ट पूरा किया है उसको मतलब कितनी अटेंशन या कितना कंसिडरेबल लिया जा रहा है, कितना उनका पार्टिसिपेशन है किसी भी मैनेजमेंट में। तो उसको कहते हैं पीपल ओरिएंटेशन। मतलब इन शॉर्ट में बताऊं तो क्या होता है कि कितनी रिस्पेक्ट और वैल्यूज प्रोवाइड की जा रही हैं एम्प्लॉयज को जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वो आता है पीपल ओरिएंटेशन के अंदर। ओके। नेक्स्ट आता है हमारा टीम ओरिएंटेशन। टीम ओरिएंटेशन में हम क्या देखेंगे, क्या पढ़ेंगे कि भाई हमारा जो टीम वर्क है उसको कितनी रिलेवेंस या कितनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है इन कंपैरिजन टू इंडिविजुअल एफर्ट्स और कंट्रीब्यूशन से। मतलब कि अगर किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग में अगर कोई टीम काम कर रही है, टीम वर्क हो रहा है, तो उसमें हम टीम वर्क को ही रिलेवेंटली एक तरह से हम माने कि भाई ठीक है उसने अच्छा काम किया है, उसी को ही रेलेवेंस दी जाए, उसको इंपॉर्टेंस दी जाए देन दैट ऑफ द इंडिविजुअल एफर्ट्स। कि भाई हम एक एक बंदे को, या फिर हम ये कहें कि सिर्फ मैनेजर ने काम किया है, उसके साथ जो एम्प्लॉयज थे उनका क्या रोल रहा है। उसके बाद आता है हमारा एग्रेसिवनेस। एग्रेसिवनेस क्या होता है कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो किसी भी काम को लेके या किसी भी अप्रोच को लेके कितने एंथुसियास्टिक हैं, कितना मतलब वो अपने काम में एक तरह से अपना आउटपुट दे रहे हैं, कितना अपना इनपुट डाल रहे हैं और कैसा आउटपुट दे रहे हैं। मतलब उनकी अप्रोच जो है वो कैजुअल नहीं होनी चाहिए। उनको मतलब एक तरीके से सोचना चाहिए कि हम एक कॉम्पिटिशन में है, हमें डिफरेंट फर्म्स जो हैं वो हमारे कॉम्पिटिशन में काम कर रहे हैं, तो एक कॉम्पिटिटिवनेस का जो एक एटीट्यूड है वो रहना चाहिए उनका काम की तरफ, और एक एंथुसियास्टिक वे रहना चाहिए किसी भी काम को करने के लिए। तो ये होता है एग्रेसिवनेस के अंदर आता है और ये ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का ही पार्ट है। उसके बाद आता है स्टेबिलिटी कि भाई स्टेबिलिटी कैसे, कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी चेंज को एक्सेप्ट करने में कितनी कैपेबल है, वो कितनी अपने आप को ओपन रखती है किसी भी चेंज को एक्सेप्ट करने में। क्लियर। कि मतलब जो कंपनी है वो किस एक्सटेंट तक जो है वो प्रेफरेंसेस देती है अपने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को मेंटेन करने में। क्लियर है। उसके बाद अब आता है हमारा लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। तो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डालता है लोगों पे, एम्प्लॉयज़ पे, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं।
उनका जो मतलब एक तरह से कॉम्पिटिटिव जो एडवांटेजेस प्रोवाइड करता है ये एम्प्लॉयज को, कैसे कि भाई ये एक ऐसा नेचर बना देगा, ऐसा एनवायरनमेंट बना देगा, अगर एक हेल्दी कल्चर फॉलो किया जाए, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा कि जिससे कि जो एम्प्लॉयज है वो एक तरह से कॉम्पिटिटिव वे में काम करेंगे, एंथुसियास्टिक वे में काम करेंगे। क्लियर। ऑर्गेनाइजेशन जो कल्चर है वो ना, मतलब हम एक तरह से, एक टेंजिबल चीज तो है नहीं, इसको हम छू के या देख के तो बता नहीं सकते कि कैसा क्या कल्चर है। क्लियर। ये तो सिर्फ बिहेवियर में, लोगों की परफॉर्मेंस में, थिंकिंग में, उसी से पता चल सकता है कि भाई एम्प्लॉयज कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, कैसे थिंक कर रहे हैं, कैसा उनका बिहेवियर है। तो ये एक इंटेंजिबल चीजें हैं, ये देख के या छू के तो बताई नहीं जा सकती, ये सिर्फ इन्फ्लुएंस होता है, ये एक तरीके से देख मतलब फील करके बताया जा सकता है कि कैसी परफॉर्मेंसेज आ रही हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज की, कैसा वो बिहेवियर फॉलो अप कर रहे हैं। तो इन चीजों से ही हम बता सकते हैं कि कैसा ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि लेवल्स क्या क्या है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के। तो सबसे पहला है अजम्पशन। अजम्पशन क्या बताता है हमें, ये बिलीफ जो होते हैं ह्यूमन टेंडेंसीज या रियलिटीज से रिलेटेड, जिसको हम सिर्फ एनालाइज कर सकते हैं, इनको सिर्फ हम फील कर सकते हैं, इनको हम पढ़ नहीं सकते, समझ नहीं सकते, सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, इनको सिर्फ एक तरीके से हम इनको मतलब फीलिंग है एक तरह की, फील कर सकते हैं। इंटेंजिबल चीज है जिसको देखा नहीं जा सकता, समझा नहीं जा सकता, पढ़ा नहीं जा सकता। क्लियर। अजम्पशंस की बेसिक बिलीफ्स हैं, किससे रिलेटेड, ह्यूमन टेंडेंसीज और रियलिटीज से रिलेटेड। उसके बाद है बिलीव्स एंड वैल्यूज, मतलब ये भी आपको पता चल रहा हो कि जो वैल्यूज हैं या बिलीव्स हैं, ये हम देख थोड़ी सकते हैं कि भाई किसकी क्या वैल्यूज है, क्या बिलीव्स हैं। ये सारी चीजें तो हम क्या, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब भी हमें ये फील होगा कि भाई कैसे बिहेवियर हो रहा है, कैसे परफॉर्मेंसेज आ रही हैं, क्या स्टैंडर्ड्स हैं, क्या गोल्स हैं, क्या प्रिंसिपल्स हैं, उससे रिलेटेड जो भी चीजें रिफ्लेक्ट होती हैं, वो सारी चीजें क्या होती है, बिलीफ और वैल्यूज बताती हैं हमारी। उसके बाद आता है आर्टिफैक्ट। इट डिटरमाइन विजिबल और टेंजिबल फीचर्स। मतलब ये आर्टिफैक्ट क्या होता है कि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के जो विजिबल और टेंजिबल फीचर्स हैं उनको बताता है, उनको डिटरमाइन करता है। बट यूजुअली इनको हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, इनको हम इतना ध्यान नहीं देते इन चीज़ों पे कि भाई ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के अंदर जो चीज़ें दिखती हैं, जिनको हम मतलब फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, उन पे हम काम करें, लेकिन वो चीज़ें हम कंसिडर नहीं करते इतनी। क्लियर। तो अजम्पशन और बिलीफ और वैल्यूज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है एक ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को फॉलो अप कराने के लिए। ओके। इस तरीके से लेवल्स हमारे दिखा रखे हैं जो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर्स के होते हैं। सबसे पहले अजम्पशन, फिर बिलीफ्स एंड वैल्यूज, फिर आर्टिफैक्ट्स आउटर साइड पे जो दिखा रखा है वो। उसके बाद हमारा आता है स्ट्रॉन्ग कल्चर। स्ट्रॉन्ग कल्चर क्या होता है, जो मतलब वो कल्चर जिसके अंदर जो की वैल्यूज हैं, जो हमने की पॉइंट्स देखे थे, जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे, उनको डीपली और वाइडली होल्ड किया जाए, वो किसके अंदर आता है, हमारा स्ट्रॉन्ग कल्चर के अंदर आता है। जो स्ट्रॉन्ग कल्चर होता है वो स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस देता है ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज और मेंबर्स को। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो जो पहला मतलब एक बेनिफिट है, जो सबसे ज़्यादा पहला फ़ायदा क्या है हमारा, कि जो एक एम्प्लॉय को ये स्ट्रॉन्गर कमिटमेंट देने के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मतलब क्या कर देता है, एक तरह से कैपेबल कर देता है, या फिर उसको एनेबल करता है कि वो एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट रखे अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। क्लियर। उसके बाद दूसरा आता है एड्स इन द रिक्रूटमेंट एंड सोशलाइजेशन ऑफ न्यू एम्प्लॉयज़, कि न्यू एम्प्लॉयज़ को मतलब सोशलाइज करने में या रिक्रूट करने में बढ़ावा देता है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट आता है फोस्टर हायर ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंसेज बाय इंस्टिलिंग एंड प्रोमोटिंग एम्प्लॉय इनिशिएटिव। मतलब क्या है कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन को नर्चर करता है, उसकी परफॉर्मेंस को नर्चर करता है, बढ़ावा देता है, किस तरीके से कि वो एम्प्लॉयज़ की इनिशिएटिव को प्रमोट करता है और इंस्टिल करता है। क्लियर। कि मतलब जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इनिशिएटिव लेते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंसेस को नर्चर करने के लिए, अगर एक स्ट्रॉन्ग कल्चर होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। क्लियर। तो ये बेनिफिट्स होते हैं एक स्ट्रॉन्ग कल्चर के। फिर आता है फैक्टर्स जो कि किसी भी कल्चर की स्ट्रेंथ को इन्फ्लुएंस करते हैं, उसको अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला आता है कि ऑर्गेनाइजेशन का साइज कितना है, कितने टाइम से वो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, मतलब एज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद रेट ऑफ एम्प्लॉय टर्नओवर, कि हर साल कितने एम्प्लॉय जो हैं वो उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ते हैं, वो होता है एम्प्लॉय टर्नओवर का रेट। उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ द एम्प्लॉयज़, कि भाई एम्प्लॉयज़ की स्ट्रेंथ कितनी है, कितना मतलब कितने एम्प्लॉयज़ एक फर्म में काम कर रहे हैं, वही साइज आ जाता है। उसके बाद आता है क्लैरिटी ऑफ कल्चर वैल्यूज एंड बिलीफ, कि भाई एकदम क्लैरिटी रहनी चाहिए, एकदम ठीक, मतलब हमें ये पता होना चाहिए कि कल्चर के वैल्यूज और बिलीव्स कैसे हैं। उस चीज़ की क्लैरिटी ये बताती है कि कल्चर की स्ट्रेंथ क्या है, उसकी मतलब उसके लिए एक
मतलब एक तरह से एक बाउंड्री सेट हो जाती है कल्चर से कि भाई हमारी ऑर्गेनाइजेशन किस एक पेरिफेरी में काम करेगी, किस लिमिट में काम करेगी। तो ये जो फैक्टर्स हैं ये इन्फ्लुएंस करते हैं एक किसी ऑर्गेनाइजेशन कल्चर की स्ट्रेंथ को। क्लियर है? अब हम डिफरेंसेस देख लेते हैं स्ट्रॉन्ग और वीक ऑर्गेनाइजेशन कल्चर्स की, जो बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या क्या मतलब वेरिएशंस आते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग जो कल्चर फॉलो करती है ऑर्गेनाइजेशन उसमें और एक वीक कल्चर जो फॉलो कर रही है वो ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिफरेंसेस हैं। सबसे पहला तो है वैल्यू वाइडली शेयर्ड होती है, मतलब वैल्यूज और बिलीफ जो है वो मतलब बहुत अच्छे से शेयर किए जाते हैं एक स्ट्रॉन्ग कल्चर ऑर्गेनाइजेशन में, जबकि वीक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन में जो वैल्यूज है वो या बिलीफ जो है वो एक लिमिटेड लोगों तक ही रहते हैं, मतलब जो टॉप मैनेजमेंट है बस उन्हीं के पास रहते हैं जो वैल्यूज और बिलीफ्स है वो। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट आता है, जो कल्चर है वो कंसिस्टेंट मैसेजेस मतलब पुट करता है, कन्वे करता है कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर? कि मतलब जो एम्प्लॉयज होते हैं उन तक कंसिस्टेंटली मैसेजेस पहुंचना कि भाई उन्हें क्या करना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या चीज़ें मतलब कंपनी की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंस फील करती हैं, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो मतलब क्या है स्ट्रॉन्ग कल्चर में बताई जाती हैं। जबकि वीक कल्चर में क्या होता है, ऐसे मैसेजेस नहीं भेजे जाते, मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं ऐसे मैसेजेस को सेंड करना। ठीक है? तो मतलब वीक कल्चर में ये चीज़ों को कहीं ना कहीं इनको पुट ऑन नहीं किया जाता, इनको आगे नहीं बढ़ाया जाता, तो इसलिए वीक कल्चर्स को हम नहीं कह सकते कि भाई वो जो एक तरीके से किसी चीज़ की इंपॉर्टेंस बताने के लिए एम्प्लॉयज़ को एनकरेज करते हैं या नहीं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा मोस्ट एम्प्लॉयज़ कैन टेल स्टोरीज अबाउट कंपनी हिस्ट्री हीरोज, मतलब इनको सब पता होता है कि कंपनी ने कैसे ग्रो किया, उसकी हिस्ट्री क्या है, किन लोगों ने अच्छे से काम किया, उससे उन्हें मोटिवेशन भी मिलता है। लेकिन वीक कल्चर एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उनको नहीं पता होता, उनको बहुत अच्छे से नॉलेज नहीं होती कि उनकी कंपनी की हिस्ट्री क्या है, भाई कैसे कैसे ग्रो करा कंपनी ने, क्या क्या मतलब प्रोज और कॉन्स रहे, क्या क्या फ्लॉज आए उसमें, वो सारी चीज़ें नहीं पता होती। उसके बाद स्ट्रॉन्ग कल्चर में क्या होता है, एम्प्लॉय जो होता है उसको अपने कल्चर की पूरी नॉलेज होती है, वो अच्छे से जानता होता है, लेकिन उसमें वीक कल्चर एनवायरनमेंट में क्या होता है वो अच्छे से नहीं जानता होता अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को। उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है शेयर्ड वैल्यूज और बिहेवियर के बीच में एक स्ट्रॉन्ग कल्चर ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन उस वीक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन में एक बहुत ही कम कनेक्शन होता है शेयर्ड वैल्यूज और बिहेवियर्स में। क्लियर? तो ये थे डिफरेंसेस स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक में, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर जो मतलब स्ट्रॉन्गली फॉलो अप होता है और जिसमें वीकली फॉलो अप होता है। क्लियर? अब हमने कल्चर को देख लिया, अब हम देखते हैं एनवायरनमेंट कैसा होता है उस कल्चर को फॉलो अप करने से। क्लियर? तो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है सबसे पहले। इंटरनल एनवायरनमेंट में हम क्या लेंगे, कौन से फैक्टर्स आएंगे, फैक्टर्स और फोर्सेस जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करती हैं, जो उसकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती हूँ। तो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं इंटरनल एनवायरनमेंट के, सबसे पहले एम्प्लॉय, मैनेजमेंट, असेट, फाइनेंशियल पोजीशन और प्रॉफिट। मतलब जो इंटरनल एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं। तो वही एम्प्लॉयज करेगा, मैनेजमेंट करेगा, असेट्स करेंगे कि भाई हम क्या उसमें हमने क्या कैपिटल लगाई है, क्या हमारे उसके अंदर असेट्स हैं वो। फाइनेंशियल पोजीशन हमारी अफेक्ट करेगी और प्रॉफिट कि भाई हमारा प्रॉफिट मार्जिनल क्या है, वो सारी चीज़ें क्या है इंटरनल एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स में आती है। उसके बाद आता है हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जो फैक्टर्स और फोर्सेज जो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को अफेक्ट तो करती हैं लेकिन बाहर से, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम ना करके बाहर से करती हैं। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के जो कंपोनेंट्स हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट, एक जनरल एनवायरनमेंट। तो स्पेसिफिक में क्या आते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेज दैट हैव डायरेक्ट एंड इमीडिएट इम्पैक्ट, जो उनका डायरेक्ट और इमीडिएट इम्पैक्ट पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। वो जनरल एनवायरनमेंट में क्या आता है कि ब्रॉड इकोनॉमिक, सोशो कल्चरल, पॉलिटिकल, लीगल, डेमोग्राफिक, टेक्नोलॉजिकल एंड ग्लोबल कंडीशंस, जो मतलब क्या है कि इनडायरेक्टली अफेक्ट पड़े हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, किसी फर्म के ऊपर इनडायरेक्टली अफेक्ट पड़े कि पॉलिटिकल रीजंस की वजह से, ग्लोबल कंडीशंस की वजह से, टेक्नोलॉजिकल रीजंस की वजह से। तो इनडायरेक्टली जो अफेक्ट पड़ता है वो किसके अंदर आता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की कंपोनेंट्स के अंदर आता है। क्लियर? तो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंसेस को जो बाहर से अफेक्ट कर रही हैं फैक्टर्स और फोर्सेस, वो आती हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर। क्लियर? अब आता है हमारा करंट ट्रेंड्स और इश्यूज, जो कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी मैनेजमेंट जो मतलब एक तरह से फेस करता है और जो आजकल फेस कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो किसी भी सोशो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल या कोई और रीज़न, टेक्नोलॉजी हो गई, ग्लोबलाइजेशन हो गया, जो भी चीज़ें हैं जिसकी वजह से भी हमारी जो एनवायरनमेंट में चेंज आता है ऑर्गेनाइजेशन के में, वो सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहला आता है हमारा वर्क फोर्स डाइवर्सिटी, मतलब
कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं, जो भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, उनके बीच में जो डाइवर्सिटी होती है, मतलब डिफरेंट रीजन से आ रहे हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, मतलब अलग अलग तरीके के जो लोग होते हैं जो एक साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा एक तरह से चैलेंज है या इशू है, या एक तरह से हम कहते हैं आजकल ट्रेंड में है वो चीज़ें कि भाई हमारा एक मतलब बिगेस्ट चैलेंज है एक ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अलग अलग तरीके के लोगों को एकोमोडेट करके उनसे काम करवाना। क्लियर? If an organization succeed in this, it can increase the creativity and innovation. अगर ऐसा होना मतलब ऐसा करने में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कामयाब हो जाती है, सक्सेसफुल हो जाती है, तो क्या होता है कि एक बहुत ही वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से काम कर सकती है, उसके पास बहुत ही इनोवेटिव आइडियाज़ होते हैं, वो बहुत ही क्रिएटिव मतलब रोल प्ले कर सकता है। तो ये एक बहुत अच्छा मतलब एक तरह से एक बिगेस्ट चैलेंज भी है और एक बहुत अच्छा फैक्टर भी है, बहुत अच्छी चीज़ भी है जो कि हमें या हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन को एक फर्म को आगे ले जाने में बहुत हेल्प कर सकती है, उसके प्रमोशन में बहुत हेल्प कर सकती है। क्लियर? पहला था वर्कफोर्स डाइवर्सिटी। उसके बाद सेकंड आता है चेंजिंग डेमोग्राफिक्स ऑफ वर्कफोर्स। मतलब क्या कि आजकल डेमोग्राफिक्स बदल रहा है कि लोग मतलब कि अब पहले क्या होता था कि सिर्फ मेल डोमिनेंट सोसाइटी थी, तो सिर्फ मेल ही काम कर रहे थे, तो और बहुत कह सकते हैं हम एजेड लोग जब एक्सपीरियंस्ड हो जाते थे तो वो लोग ही अपने एक्सपीरियंसेस से अपनी चीज़ों से काम करते थे। लेकिन आजकल जो वर्क फोर्स है वो उसमें चेंज आ रहा है, उसके डेमोग्राफिक्स में चेंज आ रहा है, कैसे कि यंग वर्कर्स को ज़्यादा लिया जा रहा है, विमेन एम्प्लॉयज़ को भी बहुत हायर किया जा रहा है एक रेशो को मेंटेन करने के लिए, एक नए आइडियाज़ के लिए, नया क्रिएशन करने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस में उसके डेमोग्राफिक्स को बदला जा रहा है। तो ये भी एक करंट ट्रेंड वाली चीज़ है। इसमें क्या होता है वर्क फोर्सेज जो हैं उनको हैंडल करना विद सर्कमस्पेक्शन, अच्छे से उन चीज़ों उसके वर्क फोर्स को हैंडल करना, ये एक तरह से एक चैलेंज भी है। और ये आजकल बहुत ट्रेंड में है कि हमारा जो वर्क फोर्स है उसमें वैरायटी होनी चाहिए, उसमें डाइवर्सिटी होनी चाहिए, जिससे कि हमें नए आइडियाज़, नई क्रिएशंस, नए इनोवेशंस मिले। तो एक ये भी एक तरीके का ट्रेंड और चैलेंज है हमारे लिए। क्लियर? उसके बाद थर्ड आता है हमारा चेंजिंग एम्प्लॉयज़ एक्सपेक्टेशन। अब एम्प्लॉयज़ की एक्सपेक्टेशन डे बाय डे चेंज होती जा रही है, जैसे जैसे वो हार्ड वर्क कर रहे हैं, जैसे जैसे वो ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प कर रहे हैं ग्रो करने के लिए, तो उनकी भी एक्सपेक्टेशंस है बहुत हद तक बढ़ती जा रही हैं। क्लियर? वो भी चाहते हैं कि जो जॉब करने का जो तरीका है उसमें चेंज आए, उनको फैसिलिटीज़ मिले उसमें चेंज आए, उनका जो पर्क्स हैं उसमें कहीं ना कहीं चेंज आए। क्लियर? तो वो सारी चीज़ों को मतलब हर तरीके से एम्प्लॉय जो है उसकी एक्सपेक्टेशंस कहीं ना कहीं डे बाय डे हाई होती जा रही है, जैसे जैसे जो वर्क में डाइवर्सिटी आ रही है। अब ये लगा लो अगर कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, कोई वर्किंग वुमेन काम कर रही है, तो वो एक्सपेक्ट कर रही है, तो कहीं ना कहीं डाइवर्सिटी आने से क्या हो रहा है कि एम्प्लॉयज़ की एक्सपेक्टेशंस में भी चेंज आता जा रहा है। क्लियर? तो वो जो एक्सपेक्टेशंस है वो किसी भी वे में हो सकती हैं कि भाई जॉब सिक्योरिटी के वे में, एम्पावरमेंट के वे में, उसके बाद अपनी जो सैलरी है उसके वे में, हाउसिंग फैसिलिटीज़ के वे में, फूड फैसिलिटीज़ के वे में, बहुत सारी चीज़ों के वे में हो सकती हैं। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन एंड स्ट्रक्चर। जो ऑर्गेनाइजेशन का डिज़ाइन और स्ट्रक्चर है उसको लेके भी मतलब कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो कॉन्सेप्ट है वो मतलब उसको डिज़ाइन जैसे किया जा रहा है कि भाई किसी ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे हैं वो किसी पिटे तरीके से पुराने तरीके से ही काम ना करते जाएं, उसकी जो स्टाइल है डिज़ाइनिंग है उसमें चेंज किया जाए, जैसे फॉरेन कॉन्सेप्ट्स लाए जाएं, जैसे TQM क्या है हमारा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है, वो मतलब एक नया तरीका, नया डिज़ाइन और स्ट्रक्चर प्रमोट किया जाए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो वो भी एक तरीके से एक नई चीज़ ट्रेंड में है कि हम नई नई डिज़ाइंस को या नए नए क्रिएशंस को, स्ट्रक्चर्स को अपने ऑर्गेनाइजेशन में इंक्लूड करें। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। ये तो हम जानते ही हैं कि जैसे जैसे अब आगे हम बढ़ रहे हैं, हमारी मतलब हम ग्रो करते जा रहे हैं, हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो एक्सपेंड होती जा रही है, डेली नए सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं, नए नए इनोवेशंस आ रहे हैं, नए नए टूल्स आ रहे हैं, इक्विपमेंट्स आ रहे हैं। तो ये जो मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन को अगर कंपटीशन में रहना है, अब टाइम के साथ आगे बढ़ना है या ग्रो करना है, तो उसको टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन होना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ उसके लिए एक चैलेंज भी है और एक नया ट्रेंड भी है, एक इशू भी है कि अगर वो टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चलेंगे, उसको एडवांस नहीं करेंगे, तो उसको वो कहीं ना कहीं लैग कर जाएंगे। क्लियर? तो एक तरीके से इसी वजह से हमें यंग जनरेशन की ज़रूरत पड़ रही है, न्यू आइडियाज़ की, न्यू इनोवेशंस की ज़रूरत पड़ रही है कि नई जो जनरेशन है वो विद द टाइम
विद द रिसोर्सेज वो ये चीज़ को समझ पा रही है कि भाई हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, कैसे टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी को एडवांस करने की ज़रूरत है, और वो उस पर हेल्प भी कर सकते हैं। इसलिए न्यू जॉब्स विल बी क्रिएटेड एंड मैनी ओल्ड जॉब्स विल बिकम रिडेंडेंट। तो नई जॉब्स को क्रिएट किया जा रहा है इस चक्कर में, और ओल्ड जॉब्स जो है वो रिडेंडेंट हो रही है, उनको हटाया जा रहा है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिलेशंस। जो ह्यूमन रिलेशंस हैं उसको मैनेज करना आज के टाइम में बहुत ही बड़ा मतलब एक फैक्टर है, एक हमारे लिए इशू है, क्योंकि ह्यूमन जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे लिए एक बेस्ट या वाइटल रिसोर्स है, वाइटल रोल प्ले करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में, उसको प्रॉफिट दिलाने में, उसको आगे बढ़ाने के लिए। तो ह्यूमन जो रिसोर्सेज हैं उनको सेटिस्फाई करना, उनको मैनेज करना एक बहुत बड़ा एक इशू है। सबसे पहले कि सेटिस्फेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़, ईगो बेस्ड ऑन क्वालिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, मतलब क्या कि हमें एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फैक्टरी बिहेवियर प्रोवाइड कराना, उनकी क्वालिफिकेशन के बेसिस पे उन्हें काम देना, उनके वेजेस को उसी हिसाब से फिक्स करना। तो ये सारी चीज़ें मैनेज करना, एक ह्यूमन रिलेशंस को मैनेजमेंट करना, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है आज एक फर्म या ऑर्गेनाइजेशन के सामने, एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड के सामने। नेक्स्ट आता है चेंजेस इन लीगल एनवायरनमेंट। अब क्या हो रहा है कि हमारा जो लीगल एनवायरनमेंट है उसमें भी चेंज करना, ये एक चैलेंज है या ये एक इशू है बहुत बड़ा, कि भाई आजकल हम क्या चाहते होते हैं कि वर्किंग जो वुमेन है वो क्या चाहती है कि वो नाइट शिफ्ट ना करे। ठीक है, पॉलिटिकल सिचुएशंस की वजह से जो चेंजेस लाने पड़ रहे हैं अपने एनवायरनमेंट में, हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसकी वजह से जो चेंजेस लाने पड़ रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट में, कि हम बहुत पॉल्यूशन ना होए, चीज़ें ना मतलब हमारे रिसोर्सेज जो हैं जो लिमिटेड हैं वो वेस्ट ना होए, तो उसकी वजह से हमें जो लीगल एनवायरनमेंट में चेंजेस करने पड़ रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है, एक इशू है हमारे सामने। उसके बाद आता है चेंज इन इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस में भी चेंज जो है वो एक बहुत बड़ा इशू है। टाई अप विद द इंडस्ट्रीज़, मतलब इंडस्ट्रीज़ के साथ टाई अप करना, उनको वो ही फैसिलिटीज़ वही चीज़ें करना कि भाई ठीक है वो क्या किस तरीके से हमारे लिए बेनिफिशियल प्रूव होंगी, कैसे हम उनको मतलब टाई अप करने के बाद हम कैसे उनको फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइड करा सकते हैं, तो वो भी इंडस्ट्रियल रिलेशंस को बना के रखना भी ये एक बहुत बड़ा इशू है। उसके बाद है एक्सपेंडिंग ग्लोबलाइजेशन। आप सबसे मेजर चीज़ है ये कि ग्लोबलाइजेशन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन इज समथिंग कि जो हमारा जो बिजनेस है वो नेक्स्ट आता है हमारा एक्सपेंडिंग ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन आपको पता है कि आजकल जो बिजनेस है वो बस अपनी नेशनल बाउंड्रीज तक ही नहीं रह गए हैं, वो अपनी नेशनल बाउंड्रीज को क्रॉस कर गए हैं। मतलब इंडिया के जो बिजनेसेस है वो बस इंडिया तक ही नहीं लिमिटेड हैं। अब ग्लोबलाइजेशन हो गया है कि हम अपना बिजनेस यहाँ से एंटायर वर्ल्ड में कर सकते हैं। तो जो ग्लोबलाइजेशन है वो बढ़ रहा है, उसके साथ साथ हमारी मतलब अब अगर हम ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाएंगे तो हमारी प्रैक्टिसेस भी बढ़ेंगी। हमें बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा उस चीज़ को मैनेज करने के लिए, जैसे कि भाई हमारा लैंग्वेज बैरियर है कि बहुत सारी कंट्रीज़ में अलग लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटीज़ का जो मतलब हमें इम्प्रूवमेंट करना है कि हमें हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं हमें उन्हें किस तरीके से मैन्युफैक्चर करना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ग्लोबलाइजेशन होने के बाद जो हमारे आगे चैलेंजेस लेके आई हैं। तो ग्लोबलाइजेशन से भी हमें बहुत सारे मतलब इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं, और ये हमारे लिए एक ट्रेंड भी है कि हमारे जो इंडिया तक के जो बिजनेस लिमिटेड थे वो एंटायर वर्ल्ड में अब जाके अपना मतलब काम कर रहे हैं, अपनी चीज़ों को फॉलो अप करवा रहे हैं, अपने बिजनेस को और बढ़ा रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके अलावा भी हमारे बहुत सारे इश्यूज और ट्रेंड्स हैं, जैसे कि अब मैं कहूँ कि एथिकल बिहेवियर जो है वो आजकल भाई ऑर्गेनाइजेशन में उस चीज़ को मेंटेन करके रखना भी एक बहुत वाइटल रोल प्ले करता है हमारा। उसके बाद ई बिजनेसेस जो हैं, हमारे ऑनलाइन बिजनेसेस जो हैं, वो कोविड पीरियड में तो बहुत हद तक हमारे जो ई बिजनेस है उसने बहुत हद तक हाइक किया है, वो बहुत बड़े हैं। तो बहुत सारे इश्यूज और ट्रेंड्स जो फॉलो अप हो रहे हैं वो बहुत सारे हैं। वो मतलब हम ये नहीं कह सकते कि कोई लिमिट है, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसे इश्यूज हैं, बहुत सारे ऐसे ट्रेंड्स हैं जो फॉलो अप हो रहे हैं, और डे बाय डे वो बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। क्लियर। तो मतलब इन इश्यूज और ट्रेंड्स के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक मैनेजमेंट को या एक ऑर्गेनाइजेशन को फेस करनी पड़ रही है। अब एक ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को क्रिएट करने के लिए जो इश्यूज फेस होते हैं उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो एक एथिकल कल्चर क्रिएट करने में हमें क्या मतलब रिस्क आता है, क्या हमें प्रॉब्लम्स आती हैं। तो सबसे पहला है हाई इन रिस्क टॉलरेंस, कि भाई मतलब रिस्क लेना, रिस्क को सहन करना, मतलब उसको वो भी एक मतलब और एथिकल बिहेवियर रखना उसके साथ, कि रिस्क को टॉलरेट करके और एथिकल बिहेवियर शो करना वो। उसके बाद लो टू मॉडरेट एग्रेसिवनेस,
मतलब कि हम काम को एंथुसियास्टिक वे में तो करें, लेकिन उसमें इतनी अग्रेसिवनेस ना आ जाए कि हम अपना एथिकल बिहेवियर ही भूल जाएं, हम अनएथिकली चीज़ करने लग जाएं। क्लियर कि हम अपने आउटकम्स को पूरा करने के लिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए अपने बिहेवियर में इतनी अग्रेसिवनेस ना लाएं कि हम अपना अनएथिकल बिहेवियर शो करने लग जाएं। उसके बाद है फोकस ऑन मीन्स एज वेल एज आउटकम्स। वही मैंने आपको बताया कि हमें आउटकम्स के साथ साथ अपने जो काम करने के तरीका है कि हम आउटकम्स तक कैसे पहुंच रहे हैं उस पर भी फोकस करना है। तो एथिकल कल्चर भी बनाना एक बहुत बड़ा इशू है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कि वो अपने गोल्स को अचीव करते करते ये ना भूल जाए कि भाई वो एग्रेसिव हो रही है, वो अपना जो काम करने का तरीका है वो गलत कर रही है। रिस्क टॉलरेंस उसके अंदर होना चाहिए कि वो रिस्क को टॉलरेट ना कर पाए, उसके लिए अनएथिकल वेज चूज करे। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट आता है इनोवेटिव कल्चर क्रिएट करने के लिए, मतलब चैलेंजेस और इन्वॉल्वमेंट को एक्सेप्ट करना। क्लियर कि मैं चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना, इन्वॉल्वमेंट रखना एम्प्लॉयज़ की, उनको इनोवेशंस मतलब के लिए एनकरेज करना, फ्रीडम देना, मतलब आइडियाज़ को पुटअप करने की, उनको आगे बढ़ के बोलने की, एम्प्लॉयज़ को उसकी फ्रीडम मिलनी चाहिए। ट्रस्ट एंड ओपननेस, मतलब वही कि ट्रस्ट रखना चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ पे, अपने जो वहाँ पे जो भी लोग काम कर रहे हैं, अथॉरिटीज़ को भी अपना मतलब अपने एम्प्लॉयज़ के साथ एक ऐसा बिहेवियर रखना चाहिए, ओपननेस रखनी चाहिए, उनके आइडियाज़ को प्रमोट करना चाहिए। क्लियर। आइडिया टाइम के लिए, आइडिया टाइम मतलब कि भाई उन्हें अपने आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए एक टाइम, एक स्पेस देना चाहिए। उसके बाद है प्लेफुलनेस, ह्यूमर, मतलब ह्यूमर जो है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। रिस्क टेकिंग, मतलब एक तरह से एनकरेजमेंट आना चाहिए कि लोग, मतलब वो अपने एम्प्लॉयज़ को या फिर अथॉरिटीज़ के अंदर भी ये क्वालिटी होनी चाहिए कि भाई वो रिस्क लेने का मतलब अपने अंदर एक मतलब एक क्वालिटी रखें कि वो रिस्क को भी एक्सेप्ट कर पाएँ कि अच्छा रिस्क, बिकॉज विदाउट रिस्क यू कैन नॉट विदाउट रिस्क यू कैन नॉट मतलब एक्सपेक्ट द प्रॉफिट। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता लेकिन आई नीड प्रॉफिट, तो ये पॉसिबल नहीं होता। उसके बाद है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस एंड डिबेट्स, मतलब जो भी रेजोल्यूशंस हैं, जो जो कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, मतलब किसी भी रेजोल्यूशन को या किसी ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने में, उसके लिए हमें अपना एक इनोवेटिव कल्चर क्रिएट करने की ज़रूरत है। उसके बाद डिबेट्स जो हैं वो होनी चाहिए जिससे कि नए नए आइडियाज़ प्रमोट हो सकें, और उन आइडियाज़ से क्या है कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको नई नई चीज़ें मिलेंगी प्रमोट करने के लिए, अपने मतलब अपने वर्क उसमें अपने गोल्स को अचीव करने में। तो इसलिए डिबेट्स भी बहुत ज़रूरी है। तो इनोवेटिव कल्चर का मतलब है कि आइडियाज़ को इनोवेट करने के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ कराई जाएँ, उन सारी चीज़ों को हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में ही एक्सेप्ट करना है। तो वो भी एक बहुत बड़ा इशू है आज के टाइम में कि इन सारी चीज़ों को मतलब क्या है कि मतलब इनके ड्रॉबैक्स भी हैं ना, कि अगर हम अपनी फर्म में मतलब एम्प्लॉयज़ को ओपननेस प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको फ्रीडम दे रहे हैं, उनके आइडियाज़ को सुन रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि भाई हर एम्प्लॉय उसको पॉजिटिवली वे में ले। क्या पता है मतलब एम्प्लॉयज़ में ईगो क्लैशेस हो जाएं, आपस में कंपटीशन क्रिएट हो जाए, तो बहुत सारे ऐसे मतलब फ्लॉज हो सकते हैं इस चीज़ के, इनोवेटिव कल्चर को क्रिएट करने के, जिसका ड्रॉबैक्स भी हो सकते हैं। तो इसी वजह से ये एक बहुत बड़ा इशू है कि हम कैसे दोनों चीज़ों को बैलेंस करके अपने जो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है उसके अंदर एथिकल और इनोवेशन जो आइडियाज़ हैं उनको मतलब फीड अप कर सकें, उनको डाल सकें। तो आज के लिए इतना ही था। आई होप यू लाइक द वीडियो। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द मोटिवेशन थ्योरी। उसके बाद हम अपना लीडरशिप का टॉपिक है जो उसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हमारा मैनेजमेंट का जो सिलेबस है वो खत्म हो जाएगा। मैनेजमेंट के सिलेबस के बाद हम एथिक्स के पार्ट को कवर करेंगे। इसके लिए आप हमारी वीडियोस को देखते रहिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल दैट इज edumask1008 को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ।